हेलो माय डियर फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे और उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं अपने इस स्टडी के जर्नी को, जिसमें कि मैं बिहार एसआई का तैयारी करता हूं और पटना में रह के करता हूं ऑफकोर्स। और बहुत सारी गलतियां भी की है, तो वो सारी गलतियां दोहराने का काम नहीं करेंगे। और इस चैनल पे स्टडी से रिलेटेड सारे वीडियोज डालूंगा। और अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो ऑफकोर्स कमेंट में जाके पूछ सकते हैं। आप लोग कभी भी कमेंट कीजिएगा, उसका रिप्लाई हम जरूर से ज़रूर देने का कोशिश करेंगे। और हमारे अनदर यूट्यूब चैनल के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल रखा हूँ। अगर हमारे ब्लॉग्स देखना चाहते हैं, हमारे और भी चैनल से, उसको आप लोग चाहेंगे कि एक बार ज़रूर विजिट करें, आपको पसंद आएगा। और इस चैनल को शुरुआत करते हैं और उम्मीद करेंगे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। मतलब कि थोड़ा सा अच्छा लगता है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ करने का काम करेंगे। और आज हम स्टडी करने वाले हैं। आज का हमारा टास्क है 6 आवर स्टडी चैलेंज। बिकॉज ज़्यादा टास्क लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। 6 आवर आज स्टडी करेंगे, जिसमें कि हम 2 क्लास मॉडर्न हिस्ट्री का करेंगे, 2 क्लास इकोनॉमिक्स का करेंगे। तो लगभग 1.5 घंटे का एक क्लास इकोनॉमिक्स होता है, तो 3 घंटे, और मॉडर्न हिस्ट्री का भी 3 घंटे का क्लास होता है। तो लगभग 6-2-8 घंटे का क्लास हो जाता है। तो 8 घंटे का आज क्लास करेंगे, उसके बाद रिवीजन करेंगे। जो भी करेंगे आपको दिखाएंगे और फास्ट में रिकॉर्ड करेंगे जब हम क्लास करेंगे। और एक बार क्लास करने बैठेंगे तो पूरा क्लास करके ही उठेंगे, बिकॉज बहुत सारी दिक्कतें आ जाती है जब बीच बीच में उठना पड़ता है। तो और हमारे पास जो नोट्स है कुछ इस तरीके से है, आपको हम लोग एक बार अवश्य दिखाना चाहेंगे। बिकॉज अगर आप लोग भी स्टडी करते होंगे तो नोट्स बनाते होंगे, तो हमारा नोट्स कुछ इस तरीके से है। बिकॉज ये मैंने शेड्यूल चिपका के रखा है। 1857 का विद्रोह पढ़ना था 15/6/2024 को, जो कि हो चुका है। मतलब ये डेली, मतलब हमारा 10 दिन जितना दिन का यहाँ पे 24 दिन का रूटीन है। गांधी युग तक यहाँ पे पहुँचेंगे। और हमारा सेकेंड पीडीएफ ये इकोनॉमिक्स का है, जो कि 12 दिन का है। तो 12 दिन में कुछ इस तरीके से मैंने खुद ये डिज़ाइन करके बनाया है कि कब किसको पढ़ना है। और एक्चुअली मैं वीडियो देखना भूल जाता था कि कौन वीडियो कब डालना है। मतलब कि ऑनलाइन जब एप्लीकेशन खोलता था कोचिंग का, तो भूल जाता था कि कौन सा वीडियो लास्ट टाइम छोड़े थे। तो ये वीडियो उस तरीके से टिक करते जाते हैं और देखते जाते हैं। तो ये हमारा इकोनॉमिक्स का नोट्स रहा, जो कि फर्स्ट चैप्टर ऑफकोर्स हमने पढ़ रखा है। और ये हमारा हिस्ट्री का नोट्स रहा, जो कि ऑफकोर्स फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ रखा है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। और बिहार एसआई का भी बैच वगैरह नहीं आया है ज्ञान बिंदु में, तो ऑफकोर्स हम ज्ञान बिंदु रोशन आनंद सर के पास पढ़ने जाते हैं। इससे पहले खान सर के पास भी एसआई का बैच किया था, लेकिन बीच में कुछ कारण होने की वजह से हमें बीच में ही बैच छोड़ दिए थे और कुछ काम हो गया था, तो रिजल्ट हमारा नहीं हो पाया था। लेकिन इस बार कोशिश करेंगे पूरे अच्छे तरीके से तैयारी करने का और रिजल्ट लेने का। तो आप लोग हमसे जुड़े और बिल्कुल जुड़े, अच्छा लगेगा। तो आज का हम क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी टाइम हो चुका है 12-1, और अभी हम 1 क्लास करेंगे। उसके बाद ब्रेक लेते हैं, क्या करते हैं वो सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। तो देखिए, अभी फास्ट कर देते हैं। समय हो चुका है रात के 11, और दिन में हमने 2-3 घंटे स्टडी किया था और सो गए थे उसके बाद। बट अभी रात में स्टडी करने जा रहे हैं। एक्चुअली अभी थोड़ा सा स्टडी कर लिए हैं, जिसका वीडियो नहीं डाल पाए थे इकोनॉमिक्स का, जो कि आपको पहले भी बता चुके थे कि ऑफकोर्स इकोनॉमिक्स ही पढ़ेंगे। तो इकोनॉमिक्स का क्लासेस करेंगे, मॉर्निंग में उठ के रिविज़न करेंगे। और रिवीजन का फुल वीडियो हम डालेंगे कि क्या रिवीजन कर रहे हैं, पूरा साउंड अच्छे क्लियर के साथ। तो अभी जो क्लास कर रहे हैं उसका लूप में वीडियो चला देंगे, मतलब कि फास्ट में वीडियो चला देते हैं। ओके माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग देखते रहिए और बने रहिए। है 12:17 और अभी हमारा जो इकोनॉमिक्स का क्लास किए थे वो लेक्चर 2 कंप्लीट हो चुका है। और फिर से हम लोग 1857 की क्रांति पे आते हैं
और रोशन आनंद सर का क्लास शुरू करते हैं, क्योंकि दिन में सो गए थे तो रात को एक्स्ट्रा टाइम देके क्लास करना होगा। और क्या, और सुबह उठ के रिवीजन भी करना होगा माय डियर फ्रेंड्स। तो अभी तो जब तक जगे हैं तब तक क्लास करेंगे, उसके बाद सो जाएंगे और उसके बाद सुबह में रिवीजन करेंगे। सो फाइनली फ्रेंड्स, हमारा जो मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास था वो अभी ख़त्म हो चुका है। अभी समय हो चुका है 2:15 और अभी चलते हैं सोने के लिए। लेकिन रिवीजन करना था, बट अभी मॉर्निंग में उठ के करेंगे। और अभी चलते हैं सोने के लिए। सोने के बाद कल सुबह में रिवीजन करेंगे और रिवीजन करने के बाद वीडियो पूरा अपलोड कर देंगे। उसके बाद का दिन का शुरू होता है। ओके, तो सोने चलते हैं। सोएंगे तो अभी 10-15 मिनट नहीं ही, बट जाते हैं और आपसे अब कल सुबह में मिलेंगे। रिवीजन का सारा वीडियो डालेंगे और सारा वीडियो उसी टाइम अपलोड होगा। तो आप लोग देखते रहिए, बने रहिए। तो हेलो, क्या हालचाल दोस्तों। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, क्या हालचाल। स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो आवाज़ चेक कर रहे थे कि आवाज़ जा रहा है कि नहीं। इतने दूर से रखे माइक से, तो जा रहा होगा तो इससे शूट करेंगे, नहीं तो हम अपना कॉलर माइक से शूट करेंगे, जो हमारे पास ये माइक है। और ऑफ कोर्स अभी आवाज़ जा रहा होगा। तो पहले आवाज़ टेस्ट कर रहे थे और आपको बोले थे कि कल रिवीजन का वीडियो डालेंगे। उसके बाद हम लोग आज ये फर्स्ट वीडियो जो है उसको डालेंगे, फिर नेक्स्ट डे का क्लास शुरू करेंगे। तो अभी टाइम हो चुका है 11:24, जो कि ऑफकोर्स काफ़ी लेट हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी से ही स्टडी शुरू करेंगे और रिवीजन फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे जितना स्टडी किए हैं, और उसके बाद की स्टडी का वीडियो डालेंगे। तो लेट्स चेक, पहले माइक चेक कर लेते हैं वीडियो ऑफ करके। सो फाइनली फ्रेंड्स, उस माइक से हमें काम बनता हुआ नहीं नज़र आया, तो हमने लगा लिया ये कॉलर माइक। और उम्मीद करूँगा कि आवाज़ सही जा रहा होगा, क्योंकि इससे आवाज़ अधिकतर बार सही ही जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इकोनॉमिक्स का रिवीजन करेंगे। कितना तक हो गया है बिट्टू झा सर का इकोनॉमिक्स। हमने 2 लेक्चर्स कंप्लीट किए हैं, तो कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे, बट पहले देखते हैं हमने क्या क्या स्टडी किया है। तो अर्थव्यवस्था, हमने इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी को फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे। अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या है। अर्थशास्त्र 2 शब्दों से बना है, अर्थ और शास्त्र। अर्थ मतलब होता है धन। ओके, आई नो कि अर्थ का मतलब होता है धन और शास्त्र का मतलब होता है वैज्ञानिक अध्ययन। शास्त्र से मिलकर बना है। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें मनुष्य धन संबंधी कार्यों का अध्ययन करता है। ये एक परिभाषा है, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे अर्थशास्त्र परिभाषा है, बट ये भी एक परिभाषा है कि अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है। अर्थ और शास्त्र, अर्थ का मतलब होता है धन, शास्त्र का मतलब होता है वैज्ञानिक अध्ययन, से मिलकर बना है अर्थशास्त्र। ओके, अर्थशास्त्र को अंग्रेजी में इकोनॉमिक्स कहते हैं। इकोनॉमिक्स 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, आइकोस और नेमिन। ओके, 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, आइकोस और नेमिन। तो दोनों का मतलब क्या होता है। आइकोस मतलब होता है घरेलू, नेमिन मतलब होता है प्रबंधन। तो घरेलू, घर के कार्यों का जो मुद्रा का और भी चीजों का प्रबंधन ही इकोनॉमिक्स कहलाता है। इंग्लिश में मतलब ये हुआ। अर्थशास्त्र में मनुष्य उन सभी कार्यों का अध्ययन होता है जिन्हें वे असीमित आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए सीमित साधनों को प्राप्त करने का प्रबंध में करते हैं। अर्थशास्त्र में मनुष्य के उन सभी कार्यों का अध्ययन होता है जो कि मनुष्य की जो आवश्यकता है वो तो असीमित है। आवश्यकता जो है वो मनुष्य की असीमित है, क्योंकि एसी है तो कूलर है तो एसी की जरूरत है, एसी है तो और मतलब लगता है कि और वैज्ञानिक कुछ अच्छा काम करे और कुछ बनाए। इसी तरह से आवश्यकताएं तो असीमित है, लेकिन सीमित साधनों से आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रबंध करना ही इकोनॉमिक्स कहलाता है। तो विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा अर्थशास्त्र की परिभाषा अलग अलग दिए गए हैं। तो पहले हम परिभाषा जानेंगे एडम स्मिथ की। ओके, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता भी कहा जाता है, तो ये बात याद रखना है। अर्थशास्त्र का पिता एडम स्मिथ को कहा जाता है। अर्थशास्त्र
को धन का विज्ञान भी कहते हैं। अर्थशास्त्र को क्या कहते हैं? धन का विज्ञान भी कहते हैं। अर्थशास्त्र राष्ट्रों के धन की प्रकृति तथा कारणों की खोज है। अर्थशास्त्र जो है राष्ट्रों के धन की प्रकृति के कारणों की खोज है, ऐसा एडम स्मिथ साहब का मानना था। एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। मतलब अर्थशास्त्र का पिता, किसी प्रकार का पिता, आधुनिक, काल्पनिक, वर्तमान में, तो ये एडम स्मिथ को ही कहा जाता है अर्थशास्त्र का पिता। एडम स्मिथ ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, जिसको शॉर्ट में कहते हैं वेल्थ ऑफ नेशन, इसकी पुस्तक है एडम स्मिथ की वेल्थ ऑफ नेशन। एडम स्मिथ की कौन सी पुस्तक है? वेल्थ ऑफ नेशन। अर्थशास्त्र की पहली पुस्तक किसने लिखी है? एडम स्मिथ ने। उससे पहले भी चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा है, इकोनॉमिक्स, लेकिन उसमें राजनीतिक की चर्चा है, ना कि अर्थशास्त्र की चर्चा है। ओके, तो एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र की पहली पुस्तक लिखी है वेल्थ ऑफ नेचर, जिसको पूरा नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। ओके, तो वेल्थ ऑफ नेशन पहली पुस्तक है एडम स्मिथ की, जो कि 1776 ईस्वी में प्रकाशित हुई। एडम स्मिथ की पहली पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन कब प्रकाशित हुई? 1776 ईस्वी में प्रकाशित हुई। एडम स्मिथ की पहली पुस्तक कौन थी? एडम स्मिथ और अर्थशास्त्र की पहली पुस्तक थी वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन, जो कि 1776 में प्रकाशित हुई। और अर्थशास्त्र की पहली प्रकाशित पुस्तक यही थी। और इसके बारे में जानते हैं, इन्होंने मतलब कि धन को बहुत ही जोर दिया कि अर्थशास्त्र में सिर्फ धन ही धन है, धन का ही अध्ययन किया जाता है अर्थशास्त्र में। तो कुछ और अर्थशास्त्री हुए, जैसे कि कार्लाइल, रस्किन तथा मॉरिस जैसे अर्थशास्त्री ने एडम स्मिथ की परिभाषा को यह कहकर आलोचना की कि उन्होंने अर्थशास्त्र में धन को मनुष्य से अधिक महत्व दिया है, जो अनुचित है। कौन थे? कार्लाइल, रस्किन तथा मॉरिस। कार्लाइल, रस्किन तथा मॉरिस जैसे अर्थशास्त्री ने एडम स्मिथ के परिभाषा को यह कहकर आलोचना की है कि उन्होंने अर्थशास्त्र में धन को मनुष्य से अधिक महत्व दे दिया है, जो कि अनुचित है। ओके, तो ये सारे लोग इसकी आलोचना भी किए हैं कि तुम धन को इतना ज्यादा, एडम स्मिथ को बोले कि तुम धन को इतना ज्यादा महत्व कैसे दे दिया, इसमें तो मतलब धन किसके लिए? मनुष्य के लिए, तो तुम धन्य धन किए जा रहे हो। तो इसकी आलोचना की कि तुम्हारा परिभाषा गलत है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डॉक्टर मार्शल की परिभाषा। अर्थशास्त्र में इन्होंने मानव कल्याण का विज्ञान कहा। अर्थशास्त्र को डॉक्टर मार्शल ने मानव कल्याण का विज्ञान कहा। अर्थशास्त्र मनुष्य को व्यक्तिगत तथा सामाजिक कार्यों के उस भाग का अध्ययन कराता है जिसका घनिष्ठ संबंध कल्याण प्रदान करना, भौतिक कारकों की प्राप्ति तथा उसका उपयोग करने से है। डॉक्टर मार्शल की प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स का प्रकाशन 1890 ईस्वी में हुआ था। डॉक्टर मार्शल की प्रसिद्ध पुस्तक डॉक्टर मार्शल की प्रसिद्ध पुस्तक डॉक्टर मार्शल की पुस्तक का नाम क्या था? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, PRINC, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स का प्रकाशन कब किया गया दोस्तों? 1890 में प्रकाशित हुआ। जबकि एडम स्मिथ की पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में प्रकाशित हुई, जबकि डॉक्टर मार्शल की पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 1890 में प्रकाशित हुई। अर्थशास्त्री रॉबिन्स ने डॉक्टर मार्शल की परिभाषा को यह कहकर आलोचना की कि अर्थशास्त्र सभी आर्थिक कार्यों का अध्ययन होता है, चाहे वो भौतिक हो या अभौतिक हो, चाहे कल्याण में, वृद्धि में अथवा हो ना हो। क्योंकि इन्होंने, डॉक्टर मार्शल ने कहा कि इकोनॉमिक्स में मानव कल्याणकारी चीजों का अध्ययन करते हैं, जैसे कि चाकू हो गया, उसे सब्जी काटा तो मानव कल्याण के लिए, तो ये इस सब चीजों का अध्ययन किया जाता है। तो जो ये रॉबिन्स हुए जिन्होंने इनकी आलोचना की, तो उन्होंने कहा कि क्या बम बनाना अर्थशास्त्र में नहीं है? तो बिल्कुल वो भी अर्थशास्त्र में आएगा, तो इसका अध्ययन कहाँ करेंगे? तो इस पे डॉक्टर मार्शल बोले ये सब नहीं होगा, इसमें से मानव कल्याण के बारे में ही अध्ययन किया जाता है। तो इनका भी परिभाषा को अर्थशास्त्री रॉबिन्स ने गलत बोला। फिर रॉबिन्स ने एक परिभाषा दी, अर्थशास्त्र उन साधनों का अध्ययन करता है जो दुर्लभ है और जो सीमित है। तो इसको रॉबिन्स की परिभाषा को देखते हैं। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो विभिन्न उपयोग वाले सीमित साधनों तथा उद्देश्य से संबंध रखने वाले मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है। रॉबिन्स ने उपयुक्त परिभाषा को दुर्लभता संबंधी परिभाषा भी कहा। रॉबिन्स के प्रसिद्ध पुस्तक एन एसे ऑन द नेचर ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस का प्रकाशन 1932 ईस्वी में हुआ था।
रॉबिन्स की पुस्तक कौन थी दोस्तों? रॉबिन्स की पुस्तक थी, इसको शॉर्ट में कहा जाता है सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। यस, सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स साइंस। का प्रकाशन 1932 ईस्वी में हुआ था। ओके, तो हमने 3 परिभाषाएं जान ली। एडम स्मिथ का परिभाषा धन विज्ञान का, डॉक्टर मार्शल की परिभाषा मानव कल्याणकारी का, और रॉबिन्स की परिभाषा साधनों का अध्ययन का जो दुर्लभ है और जो सीमित है। फिर आगे पढ़ते हैं। डार्विन, फ्रेजर, एली जैसे अर्थशास्त्री ने रॉबिन की परिभाषा को आलोचना कर यह कहा कि रॉबिन अर्थशास्त्र को केवल चयन या मूल्य निर्धारण का शास्त्र बना दिया है। ठीक है, जो दुर्लभ है ये सब मतलब चयन करता है कि मतलब ओके। डार्विन, फ्रेजर, एली जैसे अर्थशास्त्री ने रॉबिन्स की परिभाषा की आलोचना यह कहकर की कि रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को केवल चयन या मूल्य निर्धारण का अर्थशास्त्र बना दिया है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त अर्थशास्त्री सैम्यूल अल्सन की परिभाषा, जो कि मतलब ये सबको मिलाकर एक परिभाषा दी है सैम्यूल अल्सन, जिनका परिभाषा को अर्थशास्त्र में माना जाता है। अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन करता है कि व्यक्ति तथा समाज किस प्रकार मुद्रा के माध्यम से अथवा इसके बिना किसी वस्तुओं के उत्पादन के लिए वैकल्पिक उपयोगों वाले दुर्लभ साधनों का प्रयोग करते हैं और इन वस्तुओं को वर्तमान तथा भविष्य के उपयोग के लिए समाज में विभिन्न लोगों तथा वर्गों के बीच बांटते हैं। यह साधनों के बंटवारे में किए जाने वाले सुधारों के लाभों व लागतों का विश्लेषण करता है। सैम्यूल अल्सन का ये परिभाषा है, जो कि मतलब सबको ये जितने भी परिभाषा थे सबको एक में करके ये असली परिभाषा बनाए। तो इकोनॉमिक्स के बारे में और भी चीजें जानते हैं। आर्थिक क्रियाएं और अनार्थिक क्रियाएं क्या होती है? तो आर्थिक क्रियाएं वो होती है जो जीविकोपार्जन के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब जीविकोपार्जन के लिए जो काम होता है वो आर्थिक क्रिया के अंदर आता है। जैसे कि हम पढ़ाई कर रहे हैं तो आगे पैसे कमाएंगे, ये हमारा जीविकोपार्जन होगा, हमारा जीवन चलेगा। कमाना धमाना को ही जीविकोपार्जन चाहते हैं, मतलब जीवन जिससे चलता है उसको जीविकोपार्जन कहते हैं। मजदूर मजदूरी क्यों करता है? जीविकोपार्जन के लिए, क्योंकि वो काम करेगा तब तो उसको पैसा मिलेगा, तो वो खाना खाएगा। इसी को रोज जिंदगी चलना ही जीविकोपार्जन कहलाता है। ओके, तो आर्थिक क्रिया के बारे में जानते हैं। आर्थिक क्रिया और अनार्थिक क्रिया, मूवी देख रहे हैं, इससे हमारा जीविकोपार्जन नहीं हो रहा है, इंटरटेनमेंट हो रहा है। लेकिन वहीं पे कोई एक्टर मूवी बना रहा है तो उसका जीविकोपार्जन हो रहा है, उसका आर्थिक क्रिया है। लेकिन हम मूवी देख रहे हैं, इसमें हमारा किसी प्रकार का आर्थिक क्रिया नहीं है। वो अलग बात है कि हमारा सिनेमा हॉल है और हम मूवी देख रहे हैं तो आर्थिक क्रिया नहीं होगा। लोग अगर देखेंगे तो वो आर्थिक क्रिया होगा, अर्थात ऐसे अनार्थिक क्रिया होगा। ओके, तो आर्थिक क्रिया उन का तात्पर्य उन क्रियाओं से है जिनका संबंध आवश्यकताओं को संतुष्ट के लिए सीमित साधनों के प्रयोग से हो। अर्थशास्त्र मुख्यतः आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन है। आर्थिक क्रियाओं निम्न भागों में बांटा गया है। आर्थिक क्रियाएं चार भागों में बांटा गया है। उत्पादन, उपभोग, निवेश, विनिमय। चार भागों में आर्थिक क्रियाओं को बांटा गया है। उत्पादन में मुख्य रूप से वस्तु और सेवा का उत्पादन होता है और ये सबसे इंपॉर्टेंट आर्थिक क्रिया है, मतलब उत्पादन, उपभोग, निवेश और विनिमय में से। उत्पादन में क्या होता है? उत्पादन वह आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध वस्तुओं तथा सेवाओं के उपयोगिता या मूल्य में वृद्धि करने से है। उत्पादन मुख्यतः चार साधन, उत्पादन के कितने साधन है? चार: भूमि, श्रम, पूंजी तथा उद्यमी। तो उत्पादन में दो चीजों का उत्पादन हो सकता है, वस्तु तथा सेवा। वस्तु में आप समझ सकते हैं कि ये पे मार्कर कोई कंपनी बना रहा है तो वो उत्पादन कर रहा है, और सेवा का उत्पादन इस तरीके से हो सकता है कि अगर कोई डॉक्टर है तो वो दवाई दे रहा है, तो वो ना कि वो तो अब डॉक्टर का बिजनेस हो गया है कि दवाई बेचना ये वो, लेकिन वो उसको छोड़ दिया। कोई टीचर है तो वो पढ़ा रहा है, वो आपको कुछ दे नहीं रहा है, वो सेवा कर रहा है, मतलब आपको दिमाग में दे रहा है, पढ़ा रहा है, कुछ बेच नहीं रहा है। तो वहां पे वो उत्पादन क्या चीज का कर रहा है? ज्ञान का उत्पादन कर रहा है, तो वो सेवा है, ना कि उत्पादन है। तो उत्पादन के मुख्यतः चार साधन होते हैं: भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी। तो भूमि, श्रम, ये किसी भी चीज का उत्पादन के लिए चाहिए। जैसे कि कोई टीचर हो तो उसको पढ़ाने के लिए भूमि चाहिए। अब ऑनलाइन भी आ गया तो ऑनलाइन भी एक जगह चाहिए। श्रम, उसको पूरा, जैसे कि कोई कोचिंग चला रहा है तो उसमें एक डायरेक्टर होता है, एक प्रिंसिपल होता है, झाड़ू मारने वाला होता है, तो श्रम भी चाहिए, मतलब उसमें काम करना है।
पूंजी, उसमें पूंजी लगाना भी पड़ता है, बेंच डेस्क ये वगैरह खरीदना, बिजली बिल देना, ये सब पूंजी लगाना पड़ता है। उद्यमी मतलब इंटरप्रेन्योर, इंटरप्रेन्योर उद्यमी उसको बोलते हैं, जैसे कि कोई उसमें पढ़ा रहा है टीचर, वो उसमें उद्यमी है। तो ये 4 चीजों का उत्पादन के मुख्य साधन है। उपभोग कंजप्शन, उपभोग व अर्थ क्रिया जिसका संबंध व्यक्तिगत तथा सामूहिक आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए वस्तु तथा सेवाओं को उपयोगिता से उपभोग से है। कंजप्शन जो उपभोग करते हैं, जैसे हम किसी वस्तु का उपभोग कर रहे हैं, इसका मार्कर बना, इसको हम उपभोग में ला रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, यही हुआ उपभोग। और क्या, सिंपल भाषा में सामूहिक, इसमें क्या लिखा है फार्मूला, उपभोग व आर्थिक क्रिया जिसका व्यक्तिगत, व्यक्तिगत मेरा भी व्यक्तिगत या सामूहिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए है। तो मेरी संतुष्टि के लिए ये मेरी व्यक्तिगत है, सामूहिक में हो गया, मूवी बना दिया, वो सामूहिक आवश्यकताओं की पूर्ति होता है। इस तरीके से उपभोग होता है। निवेश, निवेश में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट, निवेश वह क्रिया है जिसका संबंध भविष्य में वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए पूंजी वस्तुओं का उत्पादन से। निवेश माध्यम मनुष्य आवश्यकताओं को अप्रत्यक्ष रूप से संतुष्टि मिलती है। निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट, आप किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप घर खरीदने, जमीन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो ये आपका निवेश हुआ। निवेश हुआ आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध भविष्य में वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए पूंजी तथा वस्तुओं का उत्पादन से। ओके, निवेश के किए हैं कि बैंक में हम एफडी करवा लिए हैं, निवेश कर दिए कि भविष्य में हम उसके वस्तु तथा सेवाओं का उत्पादन कर सके, यही है निवेश। निवेश क्या, इन्वेस्टमेंट। विनिमय, एक्सचेंज, इसको साधारण भाषा में बोला जाए तो एक्सचेंज मतलब खरीदना या बेचना को एक्सचेंज कहते हैं। पैसे के बदले में हम दूसरी वस्तु ले लिए या दूसरी वस्तु के बदले में पैसे ले लिए, यही होता है। विनिमय को कीमत निर्धारण भी कहा जाता है। ओके, अब आगे देखते हैं अर्थशास्त्र के प्रकार। नॉर्वे के अर्थशास्त्री रेगनर फ्रिस, नॉर्वे के अर्थशास्त्री रेगनर फ्रिस ने अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा आर्थिक कार्यों के आधार पर। आर्थिक कार्य क्या क्या है दोस्तों, उत्पादन, निवेश, उपभोग और विनिमय। आर्थिक कार्य क्या क्या है, उत्पादन, उपभोग, निवेश और विनिमय। यही आर्थिक कार्यों के आधार पर कितने भागों में रेगनर फ्रिस ने अर्थशास्त्र को बांटा, रेगनर फ्रिस ने इस आधार पर अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा, विष्टि और समिष्टि। विष्टि मतलब होता है माइक्रो इकोनॉमी और समिष्टि मतलब माइक्रो इकोनॉमी। ये विष्टि अर्थशास्त्र मतलब MICRO माइक्रो इकोनॉमी और समिष्टि अर्थशास्त्र मतलब MACRO माइक्रो इकोनॉमी। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमी। तो माइक्रो मतलब बहुत छोटा इकोनॉमी हो सकता है जिसमें सिंगल व्यक्तिगत के बारे में होता है, मतलब कि हम कोई बिजनेस शुरू किए, मेरा जानकारी आपको मिल रहा है, ये माइक्रो इकोनॉमी में। कोई दुकानदार का जानकारी मिल रहा है, ये माइक्रो इकोनॉमी है। और समिष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमी मतलब पूरा देश के बारे में हम जान रहे हैं। जैसे कि मेरा कोई दुकान है, उसके अध्ययन को कर रहे हैं कि कितना बजट है, क्या है, तो वो माइक्रो मतलब विष्टि में आ जाएगा। ठीक है, और पूरा देश के दुकान के बारे में देख रहे हैं तो समिष्टि में हो जाएगा कि क्या बजट है, कितना कमाई है, ये सारी चीजें। तो मेन रूप से यही है। अब इसको थोड़ा परिभाषा से देख लेते हैं, विष्टि, माइक्रो और मैक्रो में क्या अंतर है, अर्थशास्त्र के प्रकार ये हैं। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में केवल एक आर्थिक इकाई, आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के लिए व्यक्तिगत गृहस्थ मतलब घर के काम में कितना पैसा उसा हो रहा है, वो हो गया। व्यक्तिगत फार्म, आपका फार्म है तो उसमें कितना व्यक्तिगत उपयोग, आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन। व्यष्टि अर्थशास्त्र संक्षेप में कीमत का सिद्धांत कहा जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। राष्ट्रीय आय, बेरोजगारी, निर्धनता, मुद्रास्फीति का अध्ययन, ये सब आता है समष्टि में। व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के 2 अलग अलग शाखाएं परंतु एक दूसरे से संबंधित है। ये कैसे हैं दोस्तों, ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। व्यष्टि और समष्टि, माइक्रो एक मेरा अध्ययन कर रहा है वो माइक्रो है, और समष्टि मतलब मेरे जैसे बहुत सारे लोगों का अध्ययन कर रहा है वो समष्टि है। मतलब कि कोई कोचिंग का अध्ययन कर रहा है, ज्ञान बिंदु का अध्ययन कोई कर रहा है कि कितना पैसा आता है, कितना जाता है, तो वो व्यष्टि माइक्रो में आता है। वैसे पटना के पूरे कोचिंग का अध्ययन करता है तो वो समष्टि में आ जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड कैसे हैं, क्योंकि एक का अध्ययन कर रहा है तब तो दूसरा का करेगा, तब तो तीसरा का करेगा, तब तो पहले माइक्रो होगा तब तो पूरे लेवल पे मैक्रो होगा। इसी प्रकार से यही बात, ये एक दूसरे के संबंधित है। इतना ही था। माइक्रो इकोनॉमी में, माइक्रो छोटा वाला, व्यष्टि में वस्तु और सेवाओं की कीमत निर्धारण किस प्रकार होगा ये निश्चय करता है। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें अर्थव्यवस्था तथा उसकी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। आगे देखते हैं अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, मुद्रा का चक्रीय प्रभाव बना रहे, इसको मतलब इसमें आगे समझते हैं।
अर्थव्यवस्था का अर्थ है उस व्यवस्था या संगठन से जिसके अंतर्गत नागरिक अपने आर्थिक क्रियाकलाप द्वारा जीविकोपार्जन अर्थात आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। अर्थव्यवस्था वह व्यवस्था या संगठन है जिसके अंतर्गत सभी नागरिक अपने आर्थिक क्रियाओं का जीविकोपार्जन के अर्थात आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था को सिंपल भाषा में समझा जाए तो अर्थव्यवस्था एक व्यवस्था है जिसमें पैसों का चक्रीय प्रवाह हो सके। जैसे कि हम किसी से सब्जी खरीदे, सब्जी वाला किसान ही से सब्जी खरीदा, किसान बीज खरीदा तो बीज वाले को पैसा दिया, बीज वाले ने सरकार को टैक्स दिया, सरकार ने फिर सब्सिडी के रूप में हमें पैसा दिया, तो फिर हमने किसान से आलू खरीदा। तो ये चक्रीय प्रवाह बना रहे ऐसी व्यवस्था है जिसको इकोनॉमी कहते हैं। अर्थव्यवस्था एक सामाजिक व्यवस्था है जो देश अथवा राज्य के नागरिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उनकी आर्थिक क्रियाओं का समन्वय स्थापित करती है। अर्थव्यवस्था वह प्रणाली है जिससे यह प्रकट होता है कि विशेष क्षेत्र के लोगों किस प्रकार अपनी जीविका से कमाते हैं। ऑफ कोर्स मुद्रा का चक्रीय प्रवाह तो आपको बता ही चुके हैं कि हम इससे लिए उससे लिए ऐसे चलते रहता है। अर्थव्यवस्था के प्रकार को आप समझते हैं दोस्तों। अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से 3 भागों में मतलब 3 प्रकार है। साधनों के स्वामित्व के आधार पर विश्व के विभिन्न देशों में 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। साधनों का स्वामित्व, साधन में क्या क्या आता है? पूंजी, श्रम, भूमि, उद्यम। ठीक है, इतना चीज आता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था देखते हैं और समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो एडम स्मिथ ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दिया। उत्पादन के साधनों का निजी लोगों का अधिकार होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, मतलब कि जैसे रेलवे हो गया, इसमें भी निजी लोगों का अधिकार होता है। जैसे भारत जैसे देशों में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो पहले पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समझते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बाजार अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। इस अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं को बाजार की शक्तियों के अधीन छोड़ दिया जाता है। आर्थिक क्रियाओं पर सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। इस अर्थव्यवस्था में लोगों को निजी संपत्ति रखने तथा उनके इच्छा अनुसार प्रयोग करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होता है। इस सरकार के अधिकार की रक्षा करती है। सरकार लोगों के इस अधिकार की रक्षा करती है। इस अर्थव्यवस्था में कीमत का निर्धारण बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के बाजार में मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा तय किया जाता है। मतलब बाजार में कितना मांग है और कितना पूर्ति हो रहा है, उसकी शक्तियों पर कीमत का निर्धारण तय किया जाता है। ना कि कोई एमएसपी होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो कि एमआरपी होता है, ऐसा तय नहीं किया जाता है। इस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का मुख्य रूप से लाभ प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसमें मतलब मुख्य रूप से कितना ज्यादा लाभ कमाया जाए। उद्यमों के बीच लाभ कमाने हेतु गलाकाट प्रतियोगिता पाई जाती है। मतलब कि हम तुमसे ज्यादा लाभ कमाएंगे, वो उससे ज्यादा लाभ कमाएंगे, इस प्रकार से कंपटीशन बहुत ज्यादा रहता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में विचारधारा के प्रवर्तक एडम स्मिथ हैं। एडम स्मिथ ने अर्थव्यवस्था में सरकार का हस्तक्षेप नीति अपनाए जाने का समर्थन किया। मतलब हस्तक्षेप नीति क्या है कि अर्थव्यवस्था में सरकार हस्तक्षेप को नहीं करना चाहिए। मतलब अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है उसमें सरकार का मतलब हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जैसे कि भारत में भी बहुत सारी चीजें हैं, एयरपोर्ट है, उसमें भले ही प्राइवेट कंपनी सारा काम देख रही है लेकिन उसका मालिकाना हक सरकार के पास ही रहता है। तो इसमें बोल रहा है कि एडम स्मिथ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कि सब कुछ आप प्राइवेट कंपनी पे छोड़ दीजिए, सरकार आप कुछ मत रखिए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में स्वतंत्र अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र अर्थव्यवस्था भी कहते हैं और ये मुख्यतः अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, कनाडा आदि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के उदाहरण है। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के उदाहरण कौन है दोस्तों? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के उदाहरण है जापान, यूएसए मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड जिसको बोलते हैं, यूएस, जापान हो गया, यूएसए हो गया, कनाडा। कनाडा भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का एक उदाहरण है। तो आज तक का क्लास हमारा यहीं तक हुआ। तो रिवीजन आज हम यहीं तक किए हैं बिकॉज यहीं तक क्लास हुआ। तो बाकी समाजवादी अर्थव्यवस्था का क्लास कल होने वाला, आज मतलब करेंगे। तो इसका भी वीडियो कल शूट करेंगे। तो शुरू से मतलब डेली रिवीजन करना है, शुरू से करना है। मतलब आज यहाँ तक किए तो कल फिर से शुरू करेंगे और फिर चलते जाएंगे। जितना पढ़ाती होते जाएगा उतना चलते जाएंगे और देखते हैं कितने दिनों तक हम चल पाते हैं। और कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी हैं, तो क्वेश्चन आंसर जब चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग देखने का काम करेंगे। अब लाते हैं हमारा न्यू हिस्ट्री का नोट्स। ओके माय डियर फ्रेंड्स, हिस्ट्री में भी हमने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है।
1857 की क्रांति, तो इसके बारे में कुछ जानते हैं। ठीक है, इस विद्रोह के समय मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे। ओके, पहले इसको शुरुआत कैसे हुई इधर से देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण चर्बी युक्त कारतूस वाले एनफील्ड राइफल को शामिल किया जाना था। ओके, चर्बी युक्त कारतूस वाले एनफील्ड, 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण चर्बी युक्त कारतूस वाले एनफील्ड राइफल का शामिल किया जाना था। एनफील्ड राइफल को ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर दिसंबर 1856 में शामिल किया गया। एनफील्ड राइफल को ब्राउन बेस राइफल के स्थान पे दिसंबर 1856 में शामिल किया गया। एनफील्ड राइफल को ब्राउन बेस राइफल के स्थान पे कब शामिल किया गया? 18 दिसंबर 1856 में। एनफील्ड राइफल को ब्राउन बेस राइफल की जगह दिसंबर 1856 में शामिल किया गया, तब जाकर 1857 की क्रांति हुई। इस प्रकार से याद रखना है। ठीक है, एनफील्ड राइफल चलाने हेतु प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता था? मेन रूप से बंगाल, दमदम, पंजाब, अंबाला और पाकिस्तान के सियालकोट में। बंगाल के दमदम में, पंजाब के अंबाला में और पाकिस्तान के सियालकोट में दिया जाता था। एनफील्ड राइफल चलाने हेतु प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता था? बंगाल के दमदम में, पंजाब के अंबाला में और पाकिस्तान के सियालकोट में दिया जाता था। एनफील्ड राइफल में भरे जाने वाले कारतूस के ऊपरी खोल को लेकर यह पता चला कि उसमें गाय तथा सुअर की चर्बी मिली हुई है। तो ओके, ये सही भी था। आधुनिक अनुसंधान यह बताता है कि कारतूस के ऊपरी खोल पर गाय तथा सुअर की चर्बी मिली हुई थी। यह बात सत्य है। ऐसे अंग्रेज इसलिए क्या? क्योंकि अंग्रेज में भारत तथा हिंदू मुसलमानों के धर्म नष्ट कर उन्हें ईसाई बनाना चाहता था। कारतूस के ऊपरी खोल में गाय तथा सुअर की चर्बी मिली हुई थी। इस बात की जानकारी जब मंगल पांडे को लगी तो उन्होंने एनफील्ड राइफल को प्रयोग में लाने से इनकार कर दिया। मंगल पांडे ने बैरकपुर के 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। मंगल पांडे जी तो है, वो तो एक्चुअली रहने वाले थे यूपी के बलिया के, बट वो काम करते थे बंगाल के बैरकपुर के 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। जनरल ह्यूडसन और जनरल बाग ने मंगल पांडे पर दबाव बनाया कि वो एनफील्ड राइफल का प्रयोग में लाएं। जनरल ह्यूडसन और जनरल बाग ने यह मंगल पांडे पर दबाव बनाया कि वो एनफील्ड राइफल को प्रयोग में लाएं, लेकिन मंगल पांडे ने एनफील्ड राइफल को प्रयोग में लाने से इनकार करते हुए 29 मार्च 1857 को जनरल ह्यूडसन और जनरल बाग को गोली मारकर हत्या कर दी, जिस कारण मंगल पांडे को पकड़कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर लटका दिया गया। मतलब कि जब मंगल पांडे ने को जनरल ह्यूडसन और जनरल बाग द्वारा दबाव बनाया गया कि आप एनफील्ड राइफल को प्रयोग में लाए ही लाए, तो उन्होंने क्या किया कि मतलब 29 मार्च 1857 को जनरल ह्यूडसन और जनरल बाग को गोली मतलब की हत्या कर दी गोली मारकर, जिस कारण मंगल पांडे को 8 अप्रैल को 29 मार्च को हत्या की और 8 अप्रैल को उन्हें फांसी पर लटका दिया गया, जबकि फांसी की सजा उन्हें कोर्ट ने 6 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा सुनाई थी। तो ये इस बीच में मतलब ये क्वेश्चन आता है कि जनरल ह्यूडसन और जनरल बाग की हत्या 29 मार्च को की और 8 अप्रैल को उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। 29 मार्च को हत्या की जनरल ह्यूडसन और जनरल बाग की हत्या कब की? 29 मार्च को, और 8 अप्रैल को उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। मंगल पांडे 1857 के विद्रोह के एक ऐसा नेता हुए जो कि विद्रोह शुरू होने से पहले ही चल बसे, मतलब शहीद हो गए। शहीद वर्ड ज्यादा अच्छा है। तो 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? 10 मई 1857 को हुई थी, 5 से 6 बजे बीच शाम को। इस विद्रोह के समय मुगल बादशाह कौन थे? बहादुर शाह जफर थे। बहादुर शाह जफर थे। सिर्फ लाल किला के आसपास तक ही इनका शासन था। इस विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। इस विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। इस विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। इस विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड पॉन्स्टन और विरोधी दल के नेता डलहौजी थे। सॉरी, डलहौजी नहीं यार, डिजरायली थे। इस विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड पॉन्स्टन थे। लॉर्ड पॉन्स्टन। इस विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड पॉन्स्टन और विरोधी दल के नेता डिजरायली था। इस विद्रोह के शुरू होने के समय ब्रिटिश सेनापति जॉर्ज एनिसन थे। इस विद्रोह के शुरू होते समय ब्रिटिश सेनापति कौन थे? जॉर्ज एनिसन थे, लेकिन बाद में के दिनों में कैंपबेल ब्रिटिश सेनापति बनकर आए। मतलब जब विद्रोह शुरू हो रहा था तो उस समय ब्रिटिश के सेनापति कौन थे? जॉर्ज एनिसन थे, और बाद में कैंपबेल ब्रिटिश सेनापति बनकर आए। इस विद्रोह का सबसे मजबूत पक्ष यह था कि हिंदू मुस्लिम एकता था। हिंदू मुस्लिम साथ मिलकर रहते थे।
इस विद्रोह के प्रतीक चिन्ह चपाती और कमल का फूल था, लोटस था, रोटी और कमल। इस विद्रोह का प्रतीक चिन्ह चपाती और कमल था। लॉर्ड कैनिंग ने 1857 में विद्रोह के दौरान अपना आपातकालीन मुख्यालय इलाहाबाद को बनाया। आपातकालीन मुख्यालय कहां बनाया? इलाहाबाद को बनाया। इस विद्रोह 1857 के विद्रोह के समय, क्योंकि इसका मेन मुख्यालय पहले बंगाल था, वहां से हटाकर लॉर्ड कैनिंग ने 1857 में इस विद्रोह के दौरान अपना आपातकालीन मुख्यालय इलाहाबाद को बनाया। इसकी नेचर को जानेंगे, प्रकृति को जानेंगे, इसका स्वरूप क्या था। 1857 के विद्रोह के स्वरूप या प्रकृति को लेकर विद्वानों के बीच मतभेद है। भारतीय विद्वानों का अलग अलग राय है, ब्रिटिश विद्वानों का भी अलग अलग राय है। प्रमुख विद्वानों की अपनी राय निम्न है। 1857 के विद्रोह के लिए सरकारी इतिहासकार एस.एन. सेन हुए। 1857 के विद्रोह के सरकारी इतिहासकार कौन हुए? एस.एन. सेन हुए। 1857 के विद्रोह के सरकारी इतिहासकार एस.एन. सेन हुए। इन्होंने 1857 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी 1857 1857 नामक एक पुस्तक की रचना की। इनका मानना था कि 1857 का विद्रोह धर्म को लेकर शुरू हुआ, लेकिन इसका अंत स्वतंत्रता आंदोलन के तौर पर हुआ। एस.एन. सेन 1857 में इसकी पुस्तक की रचना। एस.एन. सेन की पुस्तक की रचना क्या है? 1857 के विद्रोह के सरकारी इतिहासकार एस.एन. सेन हुए। इनकी रचना 1857 है। इनका मानना है कि 1857 का विद्रोह शुरू तो हिंदू मुस्लिम धर्म के विरुद्ध शुरू हुआ, लेकिन इसका अंत स्वतंत्रता आंदोलन के तौर पर हुआ। बी.डी. सावरकर का मानना था कि 1857 ईस्वी का विद्रोह सुयोजित ढंग से किया गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। आर.सी. मजूमदार का मानना था कि 1857 का विद्रोह ना तो राष्ट्रीय था, ना प्रथम और ना स्वतंत्रता आंदोलन था। आर.सी. मजूमदार का मानना था कि 1857 का विद्रोह ना तो राष्ट्रीय था, ना प्रथम था, ना स्वतंत्रता आंदोलन था। रामविलास शर्मा का मानना था कि यह एक जन क्रांति थी। अशोक मेहता का यह मानना था कि यह विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। अशोक मेहता का यह मानना था कि इस विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि राष्ट्रीय विद्रोह नहीं, क्योंकि इस समय भारत में राष्ट्रवाद का विकास नहीं हुआ था। यह राष्ट्रीय विद्रोह नहीं है, क्योंकि इस समय भारत में राष्ट्रवाद का विकास नहीं हुआ था। अब अंग्रेजों का भी मत जान लेते हैं। डिजरेली का मानना था कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह है। डिजरेली कौन था दोस्तों? पहले देख चुके हैं। इस ब्रिटिश के प्रधानमंत्री जो थे लॉर्ड पॉन्स्टन, उसके आप विरोधी दल के नेता थे डिजरेली। डिजरेली का मानना था कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह है। और 1774 से 1911 तक भारत की राजधानी कोलकाता थी। 1774 से 1911 तक भारत की राजधानी कोलकाता थी। टी.आर. होम्स का मानना था कि यह एक सभ्यता एवं बर्बरता के बीच का युद्ध है। टी.आर. होम्स का मानना था कि यह एक सभ्यता एवं बर्बरता के बीच का युद्ध है। जेम्स ओल्टम और डब्ल्यू टेलर का मानना था कि यह हिंदू और मुसलमान का अंग्रेजों के खिलाफ एक षड्यंत्र था। जेम्स ओल्टम और डब्ल्यू टेलर का मानना था कि यह युद्ध हिंदू और मुसलमान के अंग्रेजों के खिलाफ एक षड्यंत्र था। L.E.R. रीज का मानना था कि यह धर्मांधों तथा का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध है। यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध है। जॉन सीले, मार्सेलन ट्रेवेलियन जैसे विद्वानों का मानना था कि यह एक सिपाही विद्रोह है। जॉन सीले, मार्सेलन ट्रेवेलियन जैसे विद्वानों का मानना था कि यह एक सिपाही विद्रोह है। उपयुक्त लेखे विवरण का स्पष्ट होता है कि 1857 का विद्रोह अलग अलग विद्वानों का अलग अलग रूपों में परिभाषित किया गया है। 1857 का विद्रोह की क्रांति कहना ज्यादा उचित है, क्योंकि विद्रोह ने भारत में आमूलचूल परिवर्तन अर्थात बड़ा परिवर्तन किया। ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इस विद्रोह में भारत की कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और प्रत्यक्ष तौर पर ब्रिटिश क्राउन या ताज का शासन स्थापित किया गया। ओके, अब इसके बाद देखते हैं, बहुत सारे इतिहासकारों के बारे में जान लिया, इसको तो याद करना होगा, डेली रिवीजन से याद होगा। और राजनीतिक कारण को जानते हैं। रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन लागू कर दिया। यहाँ पे द्वैध शासन लागू कर दिया। राजनीतिक कारण क्या था कि रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन लागू किया था, जिसके कारण बहुत सारे लोगों को मतलब कि अपना अपना घर देखना था कि मतलब हमारा घर लूट रहा है। द्वैध शासन लागू किया। वारन हेस्टिंग और लॉर्ड कॉर्नवालिस का आक्रामक नीति था। लॉर्ड वेलेजली द्वारा लागू किया गया सहायक संधि, जिसमें कि राजा को पेंशन पे भेज देते थे। आक्रामक नीति मतलब उसको हड़प लेते थे। लॉर्ड हेस्टिंग द्वारा लागू किया गया फॉरवर्ड पॉलिसी। लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू किया गया राजघाट नीति। यही सारी कारण थे जिसके कारण राजनीतिक कारण था, जिसके कारण 1857 की क्रांति में बहुत सारे अन्य लोगों ने भी भाग लिया।
आर्थिक कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा भू राजस्व की वसूली के लिए रैयतवाड़ी तथा मालवाड़ी और अस्थायी बंदोबस्त के जरिए के आर्थिक तौर पर शोषण किया गया। इन सारी व्यवस्थाओं को लाकर, इन सारी व्यवस्थाओं से मतलब बहुत सारा टैक्स वसूलते थे और जबरदस्ती टैक्स वसूलते थे। सैन्य कारण क्या था? ब्रिटिश सेना के में भारतीय तथा यूरोपीय दोनों मूल के लोग रहते थे। भारतीय सेना की संख्या ज्यादा थी। ब्रिटिश सेना पर यूरोपीय सेना का अनुपात 5:1 था, मतलब कि भारतीय सैनिक अगर 5 है तो उसमें एक ही यूरोपीय सैनिक रहता था। लेकिन फिर भी भारतीय मूल के सैनिकों के साथ बुरा बर्ताव किया जाता था, कम वेतन दिया जाता था, निम्न पद दिया जाता था। इन्हीं सब कारणों से भारतीय मूल के सैनिक अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। धार्मिक और सामाजिक कारण क्या है, ये देखते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा का अंत किया जाना, जिससे भारत के बहुत सारे धार्मिक लोग नाराज थे कि सती प्रथा का अंत कैसे कर दिया, लेकिन ये एक सही डिसीजन था। लॉर्ड कैनिंग द्वारा हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित किया जाना। लॉर्ड डलहौजी ने 1849 में यह घोषणा की कि बहादुर शाह जफर के बाद मुगल बादशाह लाल किला के बजाय कुतुब मीनार जैसे छोटे स्थान पर रहेंगे। इस वजह से मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर भी आ गया युद्ध में। 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने यह घोषणा किया कि बहादुर शाह जफर के बाद मुगल बादशाह नहीं बल्कि राजा या शहजादे कहलाएंगे। 1850 में धार्मिक अयोग्यता अधिनियम पारित हो जाना। 1856 में सैनिक अधिनियम पारित हो जाना। ये सारे चीजें 1857 की क्रांति के कारण बने। 1857 के विद्रोह से मध्य भारत, उत्तरी भारत, पूर्वी भारत और थोड़ा सा बहुत पश्चिमी भारत प्रभावित था, लेकिन ध्यान रखें कि दक्षिणी भारत 1857 के विद्रोह से अछूता रहा है। मतलब वो साउथ इंडिया भारत के 1857 के विद्रोह में उनको मतलब किसी प्रकार की कोई खबर नहीं थी। 1857 के विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 के उत्तर प्रदेश के मेरठ से यानी हुई मानी जाती है। इसकी शुरुआत 20वीं नेटिव इन्फेंट्री पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन कंपनी बंगाल आर्मी बिफोर 1857 के सिपाहियों ने किया था। ओके, 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने इसकी शुरुआत किया था 1857 में, 10 मई 1857 को, और 12 मई 1857 को ये दिल्ली पहुंच गए थे बहादुर शाह जफर के पास। और उन्होंने फिर वहां से 12 मई को दिल्ली में अगर देखा जाए कब शुरुआत हुई तो 12 मई 1857 से इसकी शुरुआत हुई, 1857 की क्रांति की। दिल्ली में 1857 का विद्रोह की शुरुआत 12 मई 1857 से हुई है। इस विद्रोह का नेतृत्व मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किया। वहीं सैन्य नेतृत्व बख्त खान ने किया। सैन्य नेतृत्व किसने किया? बख्त खान ने। बहादुर शाह जफर ने बख्त खान को साहेब आलम बहादुर की उपाधि दी थी। बख्त खान सैन्य नेतृत्व किया, जिसके बाद बहादुर शाह जफर ने बख्त खान को साहेब आलम बहादुर की उपाधि दी। दिल्ली के क्षेत्र में विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेज ने निकलसन और हडसन अधिकारियों को दंडात्मक कार्रवाई के लिए भेजा। निकलसन और हडसन को दिल्ली के विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया, लेकिन उस समय उर्दू शायर मिर्जा गालिब दिल्ली में थे। इस विद्रोह को अपने आंखों से देखा था। विद्रोह को दबाते हुए निकलसन मारा गया, लेकिन हडसन सितंबर 1857 आते विद्रोह को दबा दिया। निकलसन और हडसन को विद्रोह को दबाने के लिए दिल्ली भेजा गया था, लेकिन निकलसन 1857 के विद्रोह दबाने में असफल रहा और वो मारा गया, और जबकि हडसन ने 1857 आते आते विद्रोह को दबा दिया। 20 सितंबर 1857 को सर्वप्रथम दिल्ली के क्षेत्र में विद्रोह को दबाया गया। सर्वप्रथम 20 सितंबर 1857 को दिल्ली में इस विद्रोह को दबाया गया, क्योंकि अंग्रेजों का ऐसा मानना था कि अगर दिल्ली में अगर हम विद्रोह को दबा देते हैं तो सारे पूरा कंट्री से विद्रोह को दबा दिया जाना माना जाएगा। विद्रोह को दबा जाए जाने बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर हुमायूं के मकबरा में छिप गया। जीनत महल की सूचना पर बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया। जीनत महल कौन थी? उनकी पत्नी थी, और निर्वास जीवन जीने हेतु तो रंगून भेज दिया गया, जहां वो निधन 1862 में हो गया। जहां उनका निधन, पति पत्नी दोनों को कहां भेज दिया गया? रंगून में, मतलब कि ऐसी निर्वास जीवन जीने के लिए, और रंगून में ही उनकी मृत्यु 1862 में हो गई। बहादुर शाह जफर का मकबरा रंगून में है, जबकि बहादुर शाह जफर की आखिरी इच्छा था कि उन्हें भारत में दफनाया जाए, लेकिन अंग्रेजों ने उनकी बात नहीं सुनी और उन्हें रंगून में ही दफनाया गया, जिस कारण उनका मकबरा रंगून में है, जहां उनका निधन कब हुआ था? 1862 में उनका निधन हो गया था। 1857 की क्रांति के बाद 1862 मतलब कि 5 साल ही उनका जिंदगी और रहा, 4 साल देखा जाए तो, मतलब 5 साल बाद उन मर गए वो। कानपुर के बारे में आप जानते हैं? कानपुर में इसका कैसे क्या हुआ? कानपुर में 1857 की क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा? कानपुर गंगा नदी के तट पर बसा सबसे बड़ा शहर है।
जून 1857 में इस विद्रोह का प्रमुख केंद्र एक्चुअली क्रांति शुरू कब हुई थी? 10 मई 1857 को शुरू हुई थी, ठीक है। लेकिन जून 1857 में विद्रोह का एक प्रमुख केंद्र कानपुर बना। कानपुर से विद्रोह की शुरुआत जून 1857 से हुई मानी जाती है। कानपुर में इसकी शुरुआत जून 1857 से हुई मानी जाती है। कानपुर के विद्रोह के नेतृत्व नाना साहब ने किया। नाना साहब का मूल नाम धोतू पंत था। नाना साहब का मूल नाम क्या था? धोतू पंत था। अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के निधन के बाद दत्तक पुत्र नाना साहब अंग्रेज के सरकार के पेंशन देने से बंद कर दिया। द्वितीय मराठा पेशवा जो थे बाजीराव द्वितीय के निधन हो गया, उसके बाद उनके दत्तक पुत्र, गोद लिया पुत्र हो सकता है इसका उत्तर, नाना साहब को अंग्रेज सरकार ने पेंशन देने से बंद कर दिया। नाना साहब को यही हुआ था, 1857 ये मतलब कोई राष्ट्र के लिए, देश के लिए नहीं लड़ रहे थे, ये अपने लिए लड़ रहे थे कि हमारा पेंशन अंग्रेज बंद कर दिया। नाना साहब ने निजी सलाहकार अजीमुल्ला ने नाना साहब की पेंशन को बहाल करवाने के उद्देश्य से लंदन भेजा, लेकिन नाना साहब का पेंशन बहाल नहीं हो पाया, जिस कारण से नाना साहब ने 1857 के विद्रोह कानपुर में कूद पड़े। कानपुर सैन्य नेतृत्व तात्या टोपे ने किया। तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तात्या टोपे कानपुर से सैन्य नेतृत्व किए थे। दिसंबर 1857 में विद्रोह के तात्या टोपे एक ऐसे नेता हुए जो अपने मित्र मान सिंह के धोखाधड़ी के कारण मारे गए। कानपुर में विद्रोह को दबाने का श्रेय कैंपबेल को जाता है। कानपुर में विद्रोह को दबाने का श्रेय कैंपबेल को जाता है। कानपुर में सैन्य नेतृत्व कौन किया था? तात्या टोपे। तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था। और यहाँ का कानपुर का पूरा नेतृत्व कौन किया था? यहाँ पे नाना साहब ने किया था। मानसिंह जो उसका दोस्त धोखा दिया था, वो सिंधिया परिवार से संबंध रखता था। सिंधिया परिवार एक्चुअली राजस्थान की तरफ पाए जाते हैं, जो अभी बहुत सारे सिंधिया नेता भी सुने होंगे, ज्योति आदित्यनाथ सिंधिया वगैरह। तो सिंधिया परिवार मतलब अंग्रेजों का ऐसा बयान दिए कि सिंधिया अगर उनकी मदद नहीं करते तो वो उस समय ही भारत छोड़ना पड़ जाता। मतलब सिंधिया के धोखाधड़ी के कारण ही भारत आज मतलब 1857 की क्रांति से मतलब हो सकता था आजाद हो जाता, लेकिन सिंधिया परिवार ने उसका बहुत साथ दिया था अंग्रेजों का। सती चौरा कांड का संबंध कानपुर के 1857 के विद्रोह का है। सती चौरा कांड एक्चुअली था क्या भारतीय लोग अंग्रेज को मार रहे थे, तो तात्या टोपे से मदद मांगा कि हमको बचाइए, तो तात्या टोपे ने मदद की है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। लेकिन इसका मतलब कि बहुत सारे इतिहासकारों के बीच में मतभेद है इस बीच के सती चौरा कांड के बारे में। 1857 क्रांति से संबंधित है, यूपी के कानपुर में है। अवध और एवं लखनऊ के बारे में जानते हैं दोस्तों, क्या हुआ था अवध एवं लखनऊ में। यहाँ से विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल और उनके पुत्र वर्जिश कादिर ने किया था। अवध से विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल और उसके पुत्र वर्जिश कादिर ने किया था। इसका भी पेंशन वेंशन रोक दिया था। बेगम हजरत महल को इतिहास में महकपरी के उपनाम से जाना जाता है। बेगम हजरत महल को इतिहास में महकपरी के उपनाम से जाना जाता है। बेगम हजरत महल को इतिहास में महकपरी के उपनाम से जाना जाता है। अवध के क्षेत्र में विद्रोह का काफी शक्तिशाली रूप देखने को मिला। इस कारण से आम जनता 1809 में विद्रोह में अवध के क्षेत्र में भाग लिया गया था। सबसे ज्यादा अगर कहीं की जनता अवध के क्षेत्र में भाग मतलब 1857 की क्रांति में भाग लिया है तो वो अवध के क्षेत्र में देखा गया है। सबसे ज्यादा सैनिक भी 1857 के विद्रोह में अवध के क्षेत्र से ही भाग लिए थे। अवध के क्षेत्र से लखनऊ के उस क्षेत्र का विद्रोह दबाते हुए हेनरी लॉरेंस नामक अंग्रेज अधिकारी मारा गया। वहीं कैंपबेल नामक अंग्रेज अधिकारी ने लखनऊ के 1857 विद्रोह को दबा दिया। हेनरी लॉरेंस जो वहां का विद्रोह को दबा रहा था वो वहां मारा गया। उसके बाद कैंपबेल जो कि कानपुर के विद्रोह को दबा चुका था वो आया और वो अंग्रेज अधिकारी ने लखनऊ के भी विद्रोह को दबाने का काम किया। कैंपबेल ने विद्रोह के अंतिम तौर पर बेगम हजरत महल और नाना साहब भागकर नेपाल चले गए। ये भी दोनों भगौड़े ही निकला, मतलब भागकर नेपाल चल गया। अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह थे। अवध के अंतिम नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह थे। फैजाबाद अयोध्या में जानते हैं इसका क्या था। इस क्षेत्र के नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला कर रहे थे। ये दक्षिण भारत के रहने वाले थे, मद्रास के। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजी सरकार के सबसे कट्टर दुश्मन मौलवी अहमदुल्ला था। मौलवी अहमदुल्ला कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे? अयोध्या, फैजाबाद से। अभी पहले का फैजाबाद अभी का अयोध्या है, वहां से नेतृत्व कर रहे थे। मौलवी अहमदुल्ला 50,000 का इनामी था। 1857 में 50,000 का इनामी था, जिंदा की मुर्दा पकड़ के अंग्रेज को सौंपने पर। अंग्रेजों ने मौलवी अहमदुल्ला को अदम्य साहसी, निर्भीक और निडर बतलाया था। मौलवी अहमदुल्ला ने 1857 के विद्रोह के दौरान जिहाद का नारा दिया कि सारे मुसलमान अंग्रेज के खिलाफ कूद पड़ो। बाद के दिनों में विद्रोह को दबाने हेतु फैजाबाद के क्षेत्र में भी कैंपबेल को भेजा गया और कैंपबेल ने विद्रोह को दबा दिया। मौलवी अहमदुल्ला मूलतः मद्रास के रहने वाले थे। उन्हें डंका
डंका साह भी कहा जाता था, क्योंकि वो जब चलते थे तो आगे पीछे ढोल नगाड़े बजाए जाते थे कि मौलवी अहमदुल्ला गुजर रहा है। यूपी के मुजफ्फरनगर और सहारनपुर दो ऐसे जिले थे जो 1857 की क्रांति से अछूत रहे थे, मतलब भाग नहीं लिए थे। 1857 की क्रांति में अंग्रेज सबसे ज्यादा मदद ग्वालियर और सिंधिया परिवार के लोगों ने किया था, ग्वालियर के सिंधिया परिवार के लोगों ने किया था। टप्पे टोपे 1859 में फांसी पर लटका दिया गया। उनके दोस्त जो सिंधिया थे वो धोखाधड़ी कर दिए थे, जिस कारण से उनको गिरफ्तार कर लिया गया और 1859 में उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। तो दोस्तों यहाँ तक ही आज के रिवीजन के बैच में इतना ही देखते हैं, और इस वीडियो को अब यही करेंगे खत्म, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो हमारा स्टडी का वो अब डालेंगे और स्टडी करेंगे शुरू आगे की पढ़ाई। और भी बहुत सारी चीजें वीडियो इस चैनल पे लाते रहेंगे, लाएंगे कि नहीं लाएंगे वो पता नहीं, हमको भी है कि कितना दिन बना पाएंगे, बट लाने का कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।